आप सभी लोगों को नमस्कार है। स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन वॉरियर चैनल पे। आज मैं एक ऐसा टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ जिसका नाम है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, शॉर्ट फॉर्म कैग। जो पार्ट हमारे पांचवें भाग संसद के अंदर या संविधान के पांचवें भाग के अंदर देखा गया है। इसके अंदर आर्टिकल 148 से 151 आर्टिकल दर्शाए गए हैं। इन तमाम चीजों पे बात करेंगे। कैग क्या होता है, बेसिकली कैग के बारे में अगर हम बात करें, जिसको हम बोलते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक नाम से हिंदी में उसके कहा गया है। इसके कई सारे काम हैं, लेकिन मेन जो काम होता है वो होता है कि सरकार की तरफ से किए गए तमाम खर्चों पे नजर रखना, लाइक इन गार्जियन टू ऑल ऑफ अस। तो कैग को अगर हम एक छोटी सी चीज समझे, इट्स अ गार्जियन फॉर ऑल अवर पब्लिक एक्सपेंडिचर, ऑल अवर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, उन सब की देखरेख करना, उसके लिए कैग को एक अपॉइंट किया गया। तो जस्टिफाई करते हैं इन तमाम चीजों के साथ पॉलिटी के इस सेक्शन में, जो बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। एसएससी यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और पूछता रहा है। तो लेट डिस्कस द कैग। बात करते हैं कैग के बारे में। नाउ इन द फ्रंट ऑफ यू वी गिवन द कैग रिपोर्ट। इट इज अ इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। समझिएगा बात को, भारत के संविधान के अंदर ये जो है वो एक इंडिपेंडेंट है, मतलब यहाँ पर एक तरीके से एक स्वायत्तता दी गई है हमारे संविधान के अंदर कैग को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी कहते हैं कि कैग जैसी संस्था भारत के लिए बहुत भारत के लिए होना काफी आवश्यक है और इसका काफी बड़ा रोल है। जैसे कहा गया है, ही इज अ हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट। तमाम जितनी भी रिपोर्ट्स बनती हैं, तमाम जितने भी खर्चे होते हैं, उन सभी का पब्लिक के लिए, पब्लिक को एक तरीके से जो पब्लिक पे खर्चे होते हैं, एक तरीके का गार्जियन है जो कैग आपका बनता है। बिकॉज इट इज अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की भी जिम्मेदारी है कि इस इंस्टीट्यूशंस को किए जाने वाले तमाम पब्लिक फंड में खर्चे जो किए गए हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के बेसिस पे किए गए हो, चाहे वो आपका स्टेट लेजिस्लेचर पे किए गए हो, तो उन सभी के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले आपका करता है। अब मैं जो बात करना चाहता हूं वो ये है राजीव महर्षि। राजीव महर्षि जो हैं वो हेड हैं आपके कैग के। उनको हम कैग के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए बात करते हैं कैसे इनकी अपॉइंटमेंट होता है, क्या टर्म होता है, क्या सर्विसेज होती हैं, क्या ड्यूटीज होती हैं। विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द कैग। सो अगर मैं कैग के बारे में बात करूं कि कैग का ऑफिस स्टैब्लिश कब हुआ था, द स्टैब्लिश ऑफ द ऑफिस इन इंडिया इन 1858। और भारत के, या फिर ये कहा जाए आजादी से पहले, इसका नाम होता था उस समय ऑडिटर जनरल। ध्यान सुनिएगा, कैग बॉडी जब बनाई गई थी तो उससे पहले 1858 में इसको अकाउंटेंट जनरल, एक ऑफिस था अकाउंटेंट जनरल के नाम से, उसको स्टैब्लिश किया गया था। इन 1860 सर एडवर्ड डुरमोंट, नाम सुनिएगा, सर एडवर्ड डुरमोंट वाज द फर्स्ट ऑडिटर जनरल, वाज द फर्स्ट ऑडिटर जनरल है यहाँ पर, जिन्होंने बाद में इसका नाम क्या रखा, फिर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसके बाद इसी पोस्ट का नाम क्या रिप्रेजेंट हुआ, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से इसको रिप्रेजेंट आपका करना पड़ा। अगर मैं इसके बाद और चीजें जो जो कहा गया है, क्या कहा गया है, ऑडिटर एंड अकाउंट जनरल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और 1866 में अगर मैं बात कहता हूं 1866 में, तो यहाँ पर उसको रीनेम किया गया है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के नाम से। इसको हम सीजीए बोलते हैं, सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। और 1884 में इसको अलग ही, फिर अकाउंट को अलग किया गया और ऑडिट को अलग किया गया। तो 1884 में इट वाज रीडिजाइन एंड नोन एज अ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। चलिए बात करते हैं इन तमाम के बारे में। आजादी के बाद पहले जो हमारे कैग बने थे तो उनका नाम था, द फर्स्ट कैग वाज अ वी नाराहरि राव। नाम सुनिएगा, नाम नोट कर लीजिएगा, वी नाराहरि राव, द फर्स्ट कैग ऑफ अवर कंट्री। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के अंदर, आर्टिकल्स के अंदर यहाँ पे कुछ हिस्सों में कैग को बांटा गया है। जैसा आपको दिख रहा होगा, आर्टिकल 148, आर्टिकल 149, आर्टिकल 150 और आर्टिकल 151।
148 तो ये बताता है कि कैग का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कंडीशन सर्विसेज क्या है, मैं बताना चाह रहा हूँ। इनका जो कैग को जो अपॉइंट किया जाता है, इनको अपॉइंट कौन करता है, तो इनको अपॉइंट करते हैं आपके प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो हैं वो कैग को अपॉइंट आपके करते हैं। सो ही अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो प्रेसिडेंट हो करते हैं। और कहा ये जाता है कि इनकी जो सर्विसेज होती है या तो 6 साल या 65। तो अगर मान लीजिए किसी की अपॉइंटमेंट अगर एट द एज ऑफ 58 में होता तो 6 साल ही वो वहां पर काम कर सकता है। तो इस तरीके से चीजों को बारे में यहाँ पर बताया गया। तो जैसे मैंने कहा कि कैग का अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट हैं वो कैग का यहाँ पर अपॉइंटमेंट आपका करते हैं। इसके साथ साथ 6 साल या 65 एज तक ही वो कैग रह सकता है। इनकी सैलरी की बात करें, अगर सैलरी की बात करना चाहेंगे तो वो सैलरी जो होती है बेसिकली सैलरी जो डिफाइन किया गया है वो इक्वल होती है इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट जज। जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उसके बराबर इनकी सैलरी होती है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट जज। उसके बाद 149 क्या कहता है, 149 आर्टिकल्स कहता है कि कंट्रोलर जनरल की ड्यूटीज क्या है, पावर्स क्या है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। 150 अकाउंट के बारे में ये होता है कि सरकार अपने खर्चे कैसे करे, एक्सपेंडिचर कैसे करें। तो ये रिपोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देने के बेसिस पर कैग यहाँ पर प्रेस्क्राइब करता है कि सरकार अपने खर्चों को कैसे खर्च करे। तो राष्ट्रपति की सलाह पे, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए ये रिपोर्ट वो पेश करता है। 151 आर्टिकल क्या कहता है कि basically the comptroller order general of India relating all the accounts of union shall be submitted to the president। मतलब पार्लियामेंट के पटल पे, अगर हम कहें संसद के पटल पे, वो रिपोर्ट पेश होने से पहले हमें राष्ट्रपति के सामने वो पेश करनी पड़ती है तमाम खर्चों के बारे में। These all are things are। आगे बात करते हैं। Now we discuss the next part। नेक्स्ट रिपोर्ट पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो उस रिपोर्ट में आपको जो सुनने को मिलेगा वो मिलेगा आपका कि किस तरीके से चीजों को दिखाया गया है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे आप सबसे। कैग अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, हम बता चुके हैं कि प्रेसिडेंट करता है बाय वारंट। एक वारंट होता है, कुछ पोस्टें ऐसे हैं जहां पर वारंट इश्यू होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज, गवर्नर। तो उसमें जो होता है वारंट टाइप का इश्यू होता है, यानी कि जो उनका नियुक्ति पत्र जो होता है वो वारंट की तरफ से दिया जाता है, सील होता है, अंडर हिज हैंड सील होता है। जैसे मैंने कहा 6 साल या 65 साल के लिए या फिर रखा जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि कैग कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति कैग को हटा सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, राष्ट्रपति कैग को हटा सकता है। ये एक तरीके से पावर है जो वो हटा सकता है। किसको? आपका कैग को। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, जो संसद के पटल पे लाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं महाभियोग या इम्पीचमेंट के नाम से कहा गया है। तो उसी प्रोसेस की बेसिस पर यहाँ पर कैग को भी हटाया जा सकता है, ये प्रोविजन दे रखा है। एक कंडीशन है कैग के अंदर कि अगर वो कैग रिटायर होता है, रिजाइन होता है, तो किसी भी सरकारी ऑफिस, चाहे राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो, वो वहां पर दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकता। ही इज इनएलिजिबल टू होल्ड एनी ऑफिस, कोई भी, चाहे वो राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो, आफ्टर रिजाइन और रिटायर फ्रॉम एज अ कैग। कई सारे कैग के जो भी खर्चे होते हैं, वहां की सैलरी, अलाउंस, पेंशन, जो भी खर्चे होते हैं, वो सरकार के कंसोलिडेटेड फंड के थ्रू दिए जाते हैं। कंसोलिडेटेड फंड, और उसमें कोई वोट देने का नहीं होता कि संसद के अंदर दिया जाता है, नॉट सब्जेक्ट टू द वोट। कि जो भी तमाम खर्चे होते हैं, उनके पेंशन, उनकी सैलरी, उनके अलाउंस, वो तमाम खर्चे देश के, इसको हिंदी बोलते हैं समेकित फंड के नाम से कहा जाता है। इस कोष से ये चीजें आपके दी गई है। आगे बात करते हैं सीजीए के बारे में। अगर हम बात करें तो उनको परफॉर्म करने के लिए 1971 में दिया गया था, जो बाद में इसको एक तरीके से ये कहा जाए, जिसको बाद में रिप्रेजेंट करने के लिए 1976 में, सुनिएगा मेरी बात को, 1976 में इसको रिवाइज किया गया था दोबारा। अगर आप कहेंगे कि उसके बाद जो
अमेंडमेंट लाया गया था 1976 में, कुछ चीजों को यहां पर चेंज किया गया था, विच इज द अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट लाया गया था 1976 के अंदर आपका, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। तो जैसे मैंने कहा कैग के बारे में, ऑडिट द अकाउंट ऑफ ऑल रिलेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सरकार के तमाम खर्चे को देखता है, चाहे वो स्टेट के हो, चाहे वो राज्य के हो, चाहे वो यूटी के हो, उन सभी को वो देखरे करता है। मतलब स्टेट की कोई भी बॉडी होता है, उन तमाम को ऑडिट करने की जिम्मेदारी है वो कैग के सामने होती है। दूसरी बात, ही ऑडिट ऑल द एक्सपेंडिचर कॉन्टीजेंसी। देखिए कॉन्टीजेंसी फंड होता है जिसको इमरजेंसी बोलते हैं। जब सरकार, कॉन्टीजेंसी फंड होता क्या है, मेरी बात सुनिएगा, जब सरकार अपने खर्चों को पूरा नहीं कर पाती है तो वो कॉन्टीजेंसी फंड के जरिए, मेरी बात सुनिएगा, कॉन्टीजेंसी फंड के जरिए उसको पैसा दिया जाता है। ये फंड होता है जो लगभग जिसकी सीमा 500 करोड़ होती है। उसके बाद एक फंड और होता है पब्लिक ऑन फंड, इसको बोलते हैं जनता का पैसा। इसमें सरकार बैंकर की तरह काम करती है। क्या करती है वो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। इन तीनों फंड के बारे में, कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है, कॉन्टीजेंसी फंड क्या होता है, और पब्लिक अकाउंट फंड क्या होता है। ये तमाम पे व्यापार, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चर, निर्माण, प्रॉफिट, फायदा, लॉस, घाटा, बैलेंस शीट और जो भी चीजें हैं जो जुड़ी हुई हैं अकाउंट के साथ, किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट है, उन सब का ऑडिट करता है। मतलब चाहे वो कोई डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो, उन तमाम चीजों को ऑडिट करने का अधिकार सीजीए के पास है। He audit the account of any authority when requested by the president or governor। कि अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी भी अकाउंट के बारे में रिक्वेस्ट करता है, जैसे कोई लोकल बॉडी है, तो वो भी सीजीए को करना पड़ेगा। तो ये अथॉरिटी है जो दे रखी है सीजीए को। यहां पर आगे बात करते हैं सीजीए के साथ साथ। तो यहां पर आगे जो हम बताना चाहते हैं हाँ सभी लोगों को, वो ये है कि किस तरीके से सीजीए को और भी चीजें बताई गई हैं। जैसे जैसे अगर हम बात करें सीजीए के बारे में, जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे सामने वो ये है पीएसी। इसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के बारे में हम बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीएसी के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं। तो ध्यान से सुनेगा, पीएसी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनकी संख्या है 22। 22 होते हैं, जिसमें ये कहा गया है 22 के अंदर ये बताया गया है कि जो 15 जो होते हैं वो आपके एक तरीके से लोकसभा के होते हैं, और जो 7 मेंबर्स जो होते हैं वो आपके राज्यसभा से होते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो 15 मेंबर कहां से होते हैं, लोकसभा से होते हैं, और जो 7 मेंबर जो होते हैं वो कहां से होते हैं, आपके राज्यसभा से। इसको यहाँ पर अपॉइंटेड किया गया है। दिस ऑल थिंग्स आर, जैसे मैंने कहा, राज्यसभा से होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने होते हैं। ये कमेटी होती है सरकार के तमाम खर्चों के बारे में। जितने भी खर्चे सरकार के होते हैं तो उसमें जो तरीका जो होता है, जिसमें ये बात बताई जाती है कि जो ये खर्चे हुए हैं तो वो पीएससी के सामने रखे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सीजीए और पीएससी, अगर कहीं पर अगर लगता है सीजीए को लगता है या पीएससी को लगता है कि हमें समझ में नहीं आया, तो सीएजी को वो रिपोर्ट पीएससी को बताना होता है कि ये राज्य सरकार में और केंद्र सरकार में क्या खर्चे हुए हैं, और वो एज अ फ्रेंडली कहा जाए जो पीएससी का बना गया। मतलब तमाम अकाउंट, चाहे सरकारी कंपनी अकाउंट हो, वो तमाम चीजें जो होता है वो दिखाना पड़ता है। These report लिखा है नीचे, at a central level these reports are submitted by the CAG to president who make them parliament। मतलब वो तमाम रिपोर्ट राष्ट्रपति के सामने उसको पेश करना पड़ता है। तो ये तमाम चीजें हैं आपके सामने। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी सबके बारे में, कैग के बारे में, कैग कैसे काम करता है। दीज ऑल थिंग्स आर, ठीक है। बाकी की चर्चा हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। आई होप आपको समझ में सबको आ रहा होगा ये चीजें क्या क्या होती हैं, कैग के बारे में, पीएससी क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सो दिस ऑल आर थिंग्स आर गिवन पार्ट कैग के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक भी करते रहिए। धन्यवाद आप सभी लोगों का।